हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं देख रहा था आप सभी के लगातार बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे थे कि नरेंद्र सर एक बार आए और जो भी रणनीति है एक बार वीडियो मेंस की उस बारे में क्लियर करें। मैं भी काफ़ी टाइम से आप सभी के वीडियोस में आप देख रहा हूँ कि वीडियोस में लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं, लेकिन कोशिश कर रहा था पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि जैसा कि सर ने बताया भी होगा आपको, उदयपुर में मेरी ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और इस कारण से मैं रेगुलर स्टूडियो में नहीं रह पाया। लेकिन आपके लगातार मैसेज के कारण अभी छुट्टी के दिन में आया हूँ और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक ये भी सोच रहा था कि जल्द ही बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद इस चैनल पर पॉसिबल नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ एक यूट्यूब चैनल में बिल्कुल एक नया बनाने वाला हूँ ताकि उस पर हम लगातार कॉन्टैक्ट में रह सके और उस पर जो भी ज़रूरी बातें होगी हम उस पर कर सकते हैं। तो आपका क्या विचार है इस पर भी आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं जल्दी उसके माध्यम से भी आपसे जुड़ूंगा। अभी बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो में। लगभग 70-75 दिन बाकी है वीडियो मेंस एग्जाम के लिए। 9 जुलाई की एग्जाम की डेट आ रखी है। इन 70-75 दिनों में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि सिलेक्शन हमारा पॉसिबल हो जाए, है ना, एक निश्चित सिलेक्शन। हालांकि एक कड़वा सच ये है, कटु सत्य ये है कि 1,75,000 में से 5,000 लोग ही पास होने वाले हैं। जो भी वैकेंसी 5,000 के आसपास वही कैंडिडेट पास होने वाले हैं, 1,70,000 फिर भी बाहर होंगे। ये एक कंपटीशन का एक कटु सत्य है जो हमें स्वीकार करके चलना है, मानकर चलना पड़ेगा। 1,70,000 लोग अब इसमें से बाहर होंगे, वो कोई भी हो सकते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि अगर आप सही रणनीति के साथ तैयारी करें, सही तरीके से तैयारी करें, तो आप अपना 5,000 उस लिस्ट में भी अपना नाम ला सकते हैं। किस तरह से तैयारी करना है, क्या कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा। ऐसा नहीं है कि इसको आपको देखने से सिलेक्शन हो जाएगा, उसको फॉलो करना, रिगरसली इसको फॉलो करेंगे तब जाकर पॉसिबल है कि आप उस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। श्योरिटी किसी भी बात की नहीं है, मैं ये कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं कि हाँ बस आप इसको देख लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं, एक राइट डायरेक्शन दिखा सकता हूं। हो सकता है कि कुछ बिंदु अगर आप फॉलो करें तो आपको फायदा हो जाए। अल्टीमेटली करना आप सबको ही है, आप अगर उसको फॉलो करेंगे तो उसको आपका बेनिफिट मिलेगा। सिर्फ वीडियो देख लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या ऐसी बातें हैं उस पर हम बात करते हैं। देखो, मैं आज इस वीडियो में, मैंने थोड़ा सा लंबा हो सकता है ये वीडियो, इस पर किन किन बिंदुओं पर बात करेंगे मैंने ये सारा पहले लिख दिया। सबसे पहले तो मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से आपके बहुत ज़्यादा, जैसे सिलेबस जारी हो, आपके बहुत ज़्यादा मेल्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर कॉल्स टेलीकॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, इतने ज़्यादा कॉल्स आ रहे हैं। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरीज जो है वो शांत हो जाए। तो एक बार जो हो जाए उसके बाद बार बार कॉल करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको बोल दिया था कि ऐसा होगा तो फिर वो ऐसा होगा, तो फिर इसके लिए बार बार पूछने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए जो भी आपके सवाल थे, वीडियो कोर्स से जुड़े सवाल, उन सब पे मैं 5-7 मिनट लूंगा आपका और उसमें सारे बता दूंगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, वीडियो मेंस का जो सिलेबस आया प्री से कितना अलग है, किन किन टॉपिक्स पर आप थोड़ा सा अलग से पढ़ना पड़ेगा, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यानी सिलेबस पर डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद मैं आपको बात करूंगा कि सेलेक्ट होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स का टारगेट लेकर आपको चलना, भी इतने मार्क्स तो होने ही चाहिए तब जाकर सिलेक्शन होगा। तो टारगेट आपके सामने होना बहुत जरूरी। जब हमारे सामने टारगेट नहीं है ना, आपको कहीं पर जाना है लेकिन कहाँ जाना है ये पता नहीं, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। तो आपके दिमाग में पहले टारगेट होना बहुत जरूरी है कि इतना टारगेट मुझे अचीव करना है। जब आप उस टारगेट को लेकर चलेंगे तो आपकी तैयारी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर हम बात करेंगे क्या 70 दिनों में सिलेक्शन पॉसिबल है। कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी से विश्वास हो गया होगा अपनी तैयारी को देकर के सिलेक्शन पॉसिबल है, लेकिन जो डाउट में है मैं उनको बताऊंगा अभी कैसे यह पॉसिबल हो सकता है। ये तो नहीं कहूंगा अभी सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, कैसे है मैं इस पर बात करूंगा। अगले 70 दिनों में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है इस पर भी बात करेंगे। किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है उस पर बात करेंगे। अभी हमारी सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, प्रायोरिटी किस सब्जेक्ट को देना है उस पर हम बात करेंगे। और लास्ट में मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। तो ये वीडियो हम अलग अलग 7-8 बिंदु पर हम बात डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लंबा हो सकता है। तो क्योंकि रणनीति आप देखना चाह रहे हैं, लगातार डिमांड कर रहे हैं, तो इस आधे घंटे के वीडियो को आप अच्छे से देखना, फॉलो करना। अगर आप फॉलो कर पाए तो मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप दूसरों से थोड़ा सा जरूर आगे होंगे। सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूं टेस्ट सीरीज और वीडियो कोर्स रिलेटेड। बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 5-6 हज़ार कैंडिडेट्स तो ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं। उनकी जो सबसे ज़्यादा क्वेरीज थी कि हमने पहले जो टेस्ट सीरीज चल रही थी अपनी, पहले प्री की चलाई थी, प्री के साथ जिन्होंने प्री खरीदा था हमने उनके साथ मेंस की टेस्ट सीरीज भी फ्री में ऐड करी थी। उसके बाद हमने मेंस की 10 टेस्ट की एक सीरीज और चलाई थी। अब आपका सवाल ये था कि हमने जो मेंस की टेस्ट सीरीज खरीदी थी और अब सिलेबस में क्योंकि चेंजेस हो गया है और हमने एक नई टेस्ट सीरीज भी चालू की है, तो फिर हमारा क्या होगा। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्वालिटी एजुकेशन से आप जुड़े हैं, हम कोशिश करते हैं भी किसी भी स्टूडेंट का कोई भी नुकसान नहीं हो। लगभग 5 से 6 हज़ार कैंडिडेट हैं, है ना,
अगर मैं सिर्फ यहाँ पर ऐसा रहता कि नया ऐड नहीं करते तो शायद हमें एक मॉनिटरी बहुत बेनिफिट हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सभी स्टूडेंट पूरे विश्वास के साथ जुड़े हैं और आप क्वालिटी एजुकेशन पूरा विश्वास रख सकते हैं। हमने सभी स्टूडेंट्स को, मैंने आपको पहले भी बोला था, यहाँ पर अभी वापस बता रहा हूँ, सभी स्टूडेंट्स के जो भी 5 से 6 हज़ार आप कैंडिडेट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के जो हमने न्यू टेस्ट सीरीज ऐड करी है 15 टेस्ट की, 10 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज रहेगी, 5 फुल लेंथ। आपकी लगातार डिमांड भी थी कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लाएगी, वो आप सभी के निःशुल्क ऐड कर दी जाएगी। अभी 1 मई को आपका पहला टेस्ट है, उससे पहले पहले आप सभी की ऐड हो जाएगी। तो अब इसके लिए आपको बार बार फ़ोन करके, कॉल करके पूछने की ज़रूरत नहीं है कि अभी ऐड क्यों नहीं हुई, कब तक ऐड हो जाएगी। 1 तारीख को आपका पहला टेस्ट है, 1 तारीख से पहले पहले आप सबके ऐड हो जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है, ऐड करने में भी थोड़ा सा समय लगता है, कुछ सब कुछ मैनेज भी करना होता है उसमें, ठीक है। ऐप में भी इसके लिए अपडेशन की ज़रूरत होती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो इसके लिए अब आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हमने बोला है कि आपके ऐड कर देंगे, तो बिल्कुल आपको वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। जिन्होंने, मैंने आपको पहले भी कहा, जिन्होंने वीडियो कोर्स परचेज किया था, 1000 की इसकी प्राइस थी, जिन्होंने वीडियो कोर्स परचेज किया, मैंने उनके लिए भी बोला था कि आपको बाद में एक बेनिफिट मिलेगा। और वो जो टेस्ट सीरीज है 299 इसकी प्राइस है टेस्ट सीरीज की, अदर कैंडिडेट्स के लिए, वो टेस्ट सीरीज अब आपके लिए बिल्कुल यहाँ पर सभी के लिए निःशुल्क ऐड कर दी गई है ना। वीडियो कोर्स में तो सबके ऐड कर दी गई, जो जो वीडियो कोर्स परचेज कर रहे हैं, जैसे आज भी परचेज किया तो आज के लगभग मान के चलो 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी टेस्ट सीरीज भी ऐड हो जाती है, ठीक है। तो न्यू टेस्ट सीरीज जो वीडियो कोर्स परचेज कर रहे हैं उनके सबके भी टेस्ट सीरीज ऐड हो जाएगी। जैसे आज आपने परचेज किया, हो सकता है कि अभी 1 घंटे के अंदर नहीं हुई है, तो उसके लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी वो ऐड हो जाती है। दूसरा, एक जो रेगुलर सवाल आ रहा है कि जो वीडियो कोर्स हमने लिया है वो मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, हमने पहले प्री के लिए वो चलाया था वीडियो कोर्स, अब मेंस का सिलेबस में कुछ टॉपिक नहीं जुड़ा। अभी हम डिस्कस करने वाले कौन कौन से टॉपिक्स नहीं जुड़े हैं, तो लगभग लगभग वही सिलेबस है, इसमें कुछ टॉपिक्स हटाने की जरूरत है ना। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। जैसे पॉलिटी यहाँ पर हटा दी गई है, कंप्यूटर यहाँ पर हटा दिया गया है, रीजनिंग यहाँ पर हटा दिया गया है, तो ये अब नहीं है, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी वीडियो कोर्स में अभी भी वो अवेलेबल है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर वो आपको पढ़ने की जरूरत, या अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं एक एक्स्ट्रा टाइम में, हालांकि वो सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो हम उसको ऐप में उसको रख देंगे। अगर आप नहीं चाहते कि उसको हटा दीजिए, सिर्फ मेंस का सिलेबस ही रहना चाहिए, तो हम वो टॉपिक्स और वो सारे सब्जेक्ट भी हटा देंगे जो इस वीडियो कोर्स में आपके दे रखा है। तो वो आप एक बार मुझे कमेंट के माध्यम से बता देना कि वो रखना है या नहीं रखना है, क्योंकि अगर रहेगा तो एग्जाम तक आप इसको चाहे तो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास रहेगा, तब कभी भी आप देख सकते हैं देखने के लिए, नहीं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको आराम से वापस हटा सकते हैं। मैं आपका एक सजेशन लेना चाह रहा था, इसलिए अभी तक इसको नहीं हटाया गया। आपके कमेंट्स के बाद किस तरह से आपका सजेशन रहता है, उसके बाद हम इस पर डिसीजन लेके उसको हटा देंगे, जिससे भी आता है। अगर ऐसा आया कि पता नहीं चल रहा है, बराबर इस तरह कुछ कह रहे हैं हटा दो, कुछ कह रहे हैं हटा, तो हम अपने हिसाब से डिसीजन लेके उसको हटाना है या रखना, उसके आधार पर हम डिसीजन लेंगे अपना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि भाई क्या प्रॉब्लम है। अगर डाउट है भी सही, कॉल करने की बजाय मैं आपको सजेशन दूंगा कि ऐप में एक फीडबैक का ऑप्शन दे रखा है, फीडबैक में जाकर आप अपना लग सकते हैं, वहां से हमें कांटेक्ट करना आपके से आसान रहता है, ठीक है। इसके अलावा देखो यहाँ पर मैंने कहा, एक तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, आपको जिन्होंने ज्वाइन नहीं किए ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके अलावा जिन्होंने ज्वाइन हो गई है, रेगुलरली शेड्यूल वाइज दी है, शेड्यूल को आपको फॉलो करना और रेगुलरली आपको टेस्ट देना। इसके अलावा मैंने जो मैं हमेशा आपको बता रहा हूँ, ये जो आपकी डेली फ्री टेस्ट चल रही है, अपने डेली फ्री टेस्ट आता है सिर्फ संडे को छोड़कर, उस पर अब तक यहाँ पर 425 से ज़्यादा टेस्ट आ चुके हैं, यानी 8500 से ज़्यादा प्रश्न हैं, और इन सभी सब्जेक्ट के, जिसमें से आधे सब्जेक्ट तो अपने वीडियो में आ रहे हैं, इसको भी आपको रेगुलर फॉलो करना चाहिए। ये तो सभी के लिए फ्री है, मैं मानता हूं कि 8500 में से लगभग 4000 प्रश्न आपके काम के हैं। अगर आप इन 4000 प्रश्नों को भी अच्छे से सोल्व करके चले जाए तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, और ये सभी के लिए बिल्कुल फ्री चल रही है, तो ये तो आपको सबको बताना भी चाहिए और सबको फॉलो भी करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में, प्री से कितना अलग है। पहले तो डिस्कस कर लेते हैं एक तो नया सिलेबस। पहले तो इन्होंने 120 प्रश्नों का एक सिलेबस जारी भी कर दिया था, ठीक है, 120 प्रश्नों वाला। पहले 100 प्रश्न था, फिर इन्होंने 120 प्रश्न का निकाला था, 200 नंबर का जारी भी कर दिया, वो को वही प्री का सिलेबस रखा। फिर एकदम से इनका दिमाग चेंज होता है और ये एक नया सिलेबस डाल दिया, 160 प्रश्न दे दिए और 200 अंक, मतलब जैसे तैसे इन्होंने प्रश्नों का बैठाया। अगर हम काउंट करें तो लगभग 1.25 मार्क्स का आता है ना। थोड़ा सा बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं, जो भी हैं, पता नहीं किस तरह से ये सिलेबस बनाते हैं। जब भी मतलब एक बार सिलेबस जारी किया हुआ था, उसके बाद इन्होंने दूसरी बार वापस नया सिलेबस जारी करते हैं और कुछ अलग तरह का सिलेबस लेके आ गए। कुछ ऐसे जो बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं कि भाई पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, होनी चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए,
रीजनिंग होनी चाहिए, लेकिन उसको हटा दिया गया और थोड़ा सा घुमा फिरा के वापस वैसा सिलेबस जारी कर दिया। 3 घंटे का, पहले 2 घंटे का था, अब 3 घंटा कर दिया हमने। टेस्ट सीरीज में भी ये चेंज कर दिया है ना। टेस्ट सीरीज में पहले जो 200 नंबर का ये था, ये अब नई टेस्ट सीरीज में आपको बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें मिलेगी, और वीडियो कोर्स में भी आपको बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें सेट कर देंगे सारा। कोई आपको टेंशन लेने की उसमें ज़रूरत नहीं है। देखो हिंदी में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले हिंदी का डिटेल सिलेबस नहीं था, अब आपके सामने डिटेल सिलेबस आ गया। ये सारे टॉपिक्स हिंदी में वैसे भी रहते हैं, सारे मिल जाएंगे। अंग्रेजी में अभी भी इन्होंने ये लिख कर भी 20 अंक लिख दिया, डिटेल सिलेबस कुछ भी नहीं दिया। क्या लिखा हुआ? क्वेश्चन बेस्ड ऑन ग्रामर, है ना। ग्रामर की स्पेलिंग पता नहीं इनको, ग्रामर की स्पेलिंग भी सही से लिखनी नहीं है। ये सीनियर सेकेंडरी एग्जाम लेवल का ग्रामर आएगा। अब इसमें बहुत सारी गलतियां आपको तो इसमें दिख जाएगी लिखे हुए में, पता नहीं कौन लिखते हैं। क्वेश्चंस मल्टीपर्पज, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पैराग्राफ, यहाँ पर सिलेबस कोई भी मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम वीडियो कोर्स में एक जो संभावित सिलेबस रहता है कि भाई क्या पूछा जा सकता है, उसके आधार पर हमने क्लासें बनाई है, और लगभग संभावना है कि ग्रामर में उसी से प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है। गणित में इन्होंने जरूर क्लियर किया है, और प्री पे क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं था, इस बार उन्होंने सिलेबस डिफाइन किया, और जो थोड़ा सा ये नए टॉपिक्स जोड़े, जैसे दशमलव भिन्न नॉर्मली हम नहीं पढ़ते हैं, दशमलव भिन्न इन्होंने दिया है। इसके अलावा जैसे साझा किस्तों में भुगतान, बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों के महत्तम समापवर्तन, ठीक है, HCF और LCM जोड़ दिया, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ज्योमेट्री वाला पार्ट जो है वो जोड़ दिया है, स्टैटिक्स वाला पार्ट भी जोड़ा है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, माध्य विचलन, चतुर्भुज वृत्त, चाप और उसके द्वारा अंतरित कोण, ज्यामिति, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो नए यहाँ पर आपको लग सकते हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको प्री से थोड़े से अलग तैयारी करनी पड़ेगी, ये अरिथमेटिक से थोड़ा सा अलग है, तो इन टॉपिक्स को ध्यान देना। प्री में जो आपने तैयारी की उससे थोड़ा सा मैथ्स पर आपको फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि मैथ्स में 40 नंबर की मैथ्स है, तो ये टॉपिक आप जरूर देख लेना। अपने वीडियो कोर्स में भी जो आपकी लगातार क्वेरी आ रही है, ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐड हो जाएंगे, इसमें से एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा, सारे के सारे टॉपिक्स आपको वीडियो कोर्स में मिल जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत है, टाइम देने की ज़रूरत है। 9 जुलाई आपका है, तो हम उससे बहुत पहले मई के महीने में लगभग आपको काफ़ी यहाँ पर टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चिंता करने की इसमें आपको विशेष ज़रूरत नहीं है। सामान्य ज्ञान जिसमें 20 अंक का ये जोड़ा है, जिसमें करंट अफेयर्स पहले भी था, अब 10 नंबर का करंट अफेयर्स यहाँ पर आएगा। सामान्य विज्ञान ये ऐसा है जो नया यहाँ पर जोड़ा है, लेकिन इसका भी सिलेबस नहीं दिया है। भी सामान्य विज्ञान में क्या आएगा, जो 2-3 पॉइंट इन्होंने लिखे, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और सैटेलाइट, ये करंट टॉपिक से जुड़ते हैं, एक तो थोड़ा सा वो पढ़ लेना। और यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, उसमें भी बायोलॉजी पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। 10 नंबर का मतलब यहाँ पर 8 सवाल आने वाले हैं। अब 8 सवाल पर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 160 टोटल सवाल आएंगे, 200 में से 10 नंबर की साइंस है, इसका मतलब वेटेज बहुत कम है, ठीक है। वेटेज बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है यहाँ पर, तो आपको इसको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको थोड़ी बहुत भी साइंस आती है तो मैं मानता हूँ 10 में से 4-5 नंबर तो वैसे भी ले आएंगे, ठीक है। तो चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने वीडियो कोर्स में ये ऐड नहीं है, ये भी ऐड कर दिया जाएगा। जो आपका लगातार सवाल आ रहा है सर साइंस के वीडियो अपने तीनों ही जो लैब असिस्टेंट में टीचर्स आ रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, हम उनसे रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत डिटेल में, क्योंकि 10 नंबर का वेटेज है, तो उतना ही टाइम आपको इस पर देना है, और उतने ही टाइम की हम क्लास डालेंगे। इंपॉर्टेंट क्लास होगी कि उसमें से लगभग 8 के 8 सवाल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिजिक्स के भी टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस रखते हुए हम इसको कराने वाले हैं। हमने, क्योंकि इसमें टॉपिक्स नहीं दिए, हमने कुछ टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, और उस टॉपिक के आधार पर वो टीचर्स आपको पढ़ा देंगे। बाकी अगर आप बुक से भी पढ़ रहे हैं तो बायोलॉजी पर थोड़ा सा फोकस करते हुए मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जो लूसेंट सामान्य विज्ञान की अलग किताब नहीं, जो सामान्य ज्ञान किताब आती है जिसमें विज्ञान का पोर्शन है, उसमें भी कुछ बेसिक भी टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो उसमें से आपको काम हो जाएगा। तो विज्ञान को लेकर आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। बाकी भूगोल और प्राकृतिक संसाधन पहले भी ये टॉपिक था, बहुत ज़्यादा इसमें कोई चेंजेस नहीं है। 1-2 टॉपिक जो देखो, या विभिन्न आर्थिक योजनाएं, विकास संस्थाएं, सहकारी आंदोलन, ये वाला टॉपिक इसमें इकोनॉमिक सवाल पार्ट में जुड़ा है। बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, वो का वही है, ठीक है। यानी कि साइंस आपके लिए न्यू है, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स न्यू है, बाकी सारा वो का वही है। इतिहास संस्कृति की बात करें तो भारतीय इतिहास में इन्होंने कुछ टॉपिक्स लिखना, यहाँ पर पुनर्जागरण, जो 19वीं सदी में जो भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हुए वो उससे जुड़ रहा है। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं, आप थोड़ा सा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उस समय भी, कि पुनर्जागरण से क्लेरिफाई नहीं होता है कि आधुनिक की बात कर रहा है या प्राचीन की बात कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को थोड़ा बहुत पढ़ लेना चाहिए। बाकी लगभग वही राजस्थान का इतिहास और राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ना है। रीजनिंग, कंप्यूटर और पॉलिटी, ये सब्जेक्ट है जो प्री में थे और मेंस में यहाँ पर हट गए, तो ये थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। मेनली हम बात करें तो साइंस नई ऐड हो गई है,
मैथ्स में कुछ टॉपिक नए ऐड हुए हैं, बाकी बहुत ज़्यादा चेंजेस मैं नहीं मानता कि बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, वो का वही सिलेबस है। साइंस थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन साइंस पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं। कितना है मैं अभी आगे बात करूँगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु पर कि सेलेक्ट होने के लिए कम से कम कितने मार्क्स का टारगेट आपको रख कर चलना है ना। पहले तो मैंने ये सारा सीन लिख दिया। अभी एग्जाम डेट अभी 9 जुलाई को है, यानी 70-75 दिन आपके लिए बाकी है। 160 क्वेश्चन आने वाले हैं, 200 मार्क्स, 3 घंटा का पेपर होगा और 1.25 मार्क्स 1.25 मार्क्स का हो जाता है इस क्वेश्चन। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ये सारा सीन देखते हुए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग उन सबको देखते हुए, क्योंकि कंपटीशन ये मानकर चलना है, कंपटीशन तो वाकई में बहुत टफ होने वाला है इस एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पर टारगेट मार्क्स आपके लिए लिखे हैं कि 75 से 80% का टारगेट आपको रखकर चलना पड़ेगा। नॉर्मली अभी भी अधीश बोर्ड की जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ये हालांकि सब कुछ डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसा आता है। बहुत टफ पेपर आता है तो फिर इतनी नहीं जाएगी, लेकिन एक जो नॉर्मल पेपर आ रहा है 70% एवरेज यहाँ पर कट ऑफ जा रही है। मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ यहाँ से 5 से 10% बढ़ाकर कि आपको टारगेट लेकर चलना चाहिए 75 से 80% का, यानी 200 में से अगर बात करें तो 150 से 160 मार्क्स का। आप सोच रहे होंगे सर मैं किस कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। देखो अभी मैं किसी भी कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मैं हमेशा एक वीडियो बनाता हूँ क्या टारगेट लेकर चलना चाहिए अलग अलग कैटेगरी वाइज, वो वीडियो कभी फिर उस पर अलग से बात करेंगे। वो जैसे जैसे आपके एग्जाम पास में आएंगे तब उस पर मैं बात करूंगा, तब मैं आपको गाइड करूंगा किस कैटेगरी को लगभग क्या टारगेट रखकर चलना चाहिए। अभी 70-75 दिन बाकी है, तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैटेगरी से, भले अभी कट ऑफ बहुत कम जाती है, लेकिन आप सभी को मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अभी एग्जाम का बहुत टाइम बाकी है, तब तक आप सबका टारगेट यही होना चाहिए। जब इतना बड़ा टारगेट आप लेकर चलेंगे तब जाकर आप अपनी कैटेगरी से भी सेलेक्ट हो पाएंगे। तो टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। जब टारगेट बड़ा होता है तो आपकी तैयारी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो टारगेट कभी भी छोटा नहीं रखना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी कैटेगरी में तो इतना नहीं जाएगा, ठीक है। तो टारगेट हमेशा बड़ा रखना चाहिए। और मैंने आपको एक बड़ा टारगेट दिया है कि अपने जब आप तैयारी कर रहे हैं तो अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि कम से कम 75 से 80% मार्क्स जब तक आपके नहीं आ जाते हैं तब तक आप वो पढ़ाई छोड़ेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। ये टारगेट आपका होना चाहिए। जब आप टेस्ट भी दे रहे हैं तो जब तक ये नहीं आता है तब तक अपनी पढ़ाई आप बढ़ाते रहेंगे, लेवल बढ़ाते रहेंगे। तो ये टारगेट आपको लेकर चलना है। अब आगे बात करते हैं क्या 70 दिनों में सिलेक्शन पॉसिबल है। पहली चीज़ मैंने 2-3 बातें यहाँ पर लिखी हैं। पहली बात, 70 दिन अपने आप में वीडियो की तैयारी करने के लिए, ग्राम सेवक का जो सिलेबस दिया है उसकी तैयारी करने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। 70 दिन कोई कम नहीं होते हैं। अभी 70 से भी ज़्यादा दिन है, तो 70 दिन आपको मिले हैं, 60 दिन भी अगर आपको मिले हैं तो अपने आप में पर्याप्त समय होता है, आप उसमें कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है अगर आपको मिनिमम 8 घंटे भी मिलते हैं, अगर आप डेडिकेटली ईमानदारी से अगर 8 घंटे देते हैं तो मैं मानता हूँ 8 घंटे की पढ़ाई भी आपके लिए पर्याप्त है। लेकिन मिनिमम 8 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा। अगले 70 दिन 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए आपको डिवोट करना पड़ेगा। और एवरेज में मानता हूँ कि एवरेज अगर आपको यहाँ पर आप कोशिश करते हैं कि आप 12 से 14 घंटे भी दे सकते हैं। अभी सिर्फ अगले 70 दिन सिर्फ पढ़ाई के लिए डिवोट कर दीजिए, 12 से 14 घंटे भी आप दे सकते हैं, तो मान कर चलिए कि आप अपने सिलेक्शन के बहुत करीब होंगे अगर आप ईमानदारी से वाकई में इतना घंटे दे रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो 12 से 13 घंटे पढ़ भी रहे होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि मिनिमम अगर आप 8 घंटे भी देते हैं तो ये अपनी तैयारी के लिए पर्याप्त होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर 5 रूल्स लिखे हैं। अगले 70 दिनों पर आपको इनका अभ्यास करना है। ये 5 रूल्स को आपको फॉलो करना है, लगातार चेक करना है। मैंने कहा कि 70 दिनों में सिलेक्शन पॉसिबल है कि नहीं है, इस पैमाने पर अपने आप को मापना। अगर आप इस पर खरे उतरते तो मानकर चलिए कि आपका लेवल भी इनके साथ साथ बढ़ता रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले रिजोल्यूशन, मतलब आपको एक दृढ़ संकल्प, सबसे पहले तैयारी से शुरुआत से पहले एक दृढ़ संकल्प की हमें जरूरत होती है। मन में ठानना है कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। जब आपका संकल्प दृढ़ होगा तब मान के चलिए आप सारी चीज़ें कर सकते हैं, है ना। दुनिया में जो भी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें होती है वो जब संकल्प दृढ़ होता है उसी से होता है। दूसरा मैंने ये लिखा है यहाँ पर हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क का लेवल क्या है, क्या आप वास्तव में 70 दिन के लिए हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है। डिसिप्लिन अनुशासन, आप पर अपना खुद का नियंत्रण कितना है। मैंने यहाँ पर ये 4-5 चीज़ें लिखी। रेगुलरिटी यानी कि नियमितता और कंसंट्रेशन, ये 5 चीज़ें हैं। अब इनको करना क्या है, एक डायरी लेना है और आज से अपने लेवल को नापना है कि आज आपका लेवल क्या है, ठीक है। जो आप किसी काम को ठानते हैं कि मुझे आज ये काम करना है, उसको आप क्या पूरा कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने डायरी पे लिखा है कि आज मैं मानता हूँ कि ये मैं सिर्फ 10% जितना ठानता हूँ उसका काम कर पाता हूँ, तो आपको लिखना है कि मैं 10% के लेवल पर हूँ। उसको बढ़ाते हुए बड़ी ईमानदारी से अपना आपको मूल्यांकन करना है
उसको बढ़ाते हुए अपना टारगेट रखना कि मुझे इसको 100% पे ले जाना है। मैं ऐसा किया करता था अपनी तैयारी के दौरान। मैं खुद मापता था कि मेरे संकल्प का लेवल कितना है, मैं जितना काम सोचता हूं कि मुझे आज ये करना है, मैं इसको कर पाता हूं या नहीं कर पाता हूं। दूसरा मैंने लिखा है हार्ड वर्क। आपने 12 से 14 घंटे का टारगेट रखा है, क्या आप उसको अचीव कर पाए हैं? क्या आपने ईमानदारी से 12 से 14 घंटे की पढ़ाई की है? आप वास्तव में कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं? अगर आप आज 20% कर रहे हैं तो आपका टारगेट 100% पहुंचने का होना चाहिए। आप इसको 60, 70, 80% भी ले आते हो तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन का मतलब होता है खुद पर आप अपना कितना कंट्रोल। आपने सोचा है कि मुझे ये आज काम करना है, तो फिर वो आपको काम करना है। फिर कोई दूसरा डिस्टर्बेंस आता है, कोई दोस्त आता है कि किसी शादी में जाना है या फिल्म में जाना है, आप अपने आप पर अपने कितना कंट्रोल कर पाते हो, वो होता है डिसिप्लिन, है ना। आपको अपने डिसिप्लिन, अनुशासन का अभ्यास करना है। रेगुलरिटी ये बहुत ज़रूरी है। आपने 4 दिन इसको फॉलो किया लेकिन 10 दिन छोड़ दिया, खत्म हो जाएगा सब। 4 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई की लेकिन 10 दिन पढ़ाई छूट गई, सब बराबर हो जाएगा। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। फाइनल सिलेक्शन के लिए लास्ट दिन तक आपको अपनी जो शेड्यूल आपने बनाया है उसको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी। कई लोग होते हैं, जैसे खरगोश और कछुए की कहानी आपने सुनी होगी, है ना। कछुआ उसमें जीतता है, खरगोश दौड़ता तो बहुत तेज़ था लेकिन उसमें रेगुलरिटी नहीं थी, है ना। थोड़ा सा दौड़ के बस बंद कर दिया उसने। लेकिन कछुआ जो रेगुलर था, रेगुलर चला, तो आज भी हम उसकी कहानी पढ़ते हैं ना। तो रेगुलरिटी बहुत ज़रूरी है। कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं मानता हूँ, अगर आप खूब मेहनत कर रहे हैं, कई हैं कैंडिडेट जो 7-8 घंटे पढ़कर भी सेलेक्ट हो जाते हैं, कोई 12-14 घंटे पढ़कर भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। उसका मेन रीज़न है कंसंट्रेशन। सिर्फ हम किताब लेकर बैठे हैं, है ना, लेकिन हमारे दिमाग में 50 चीज़ें और चल रही है। अगर आप कंसंट्रेट नहीं है अपने काम के प्रति तो आप नहीं कर पाएंगे। तो कंसंट्रेशन लेवल हो सकता है आज किसी का 10%, 20% हो। आपको टारगेट रखना है कि मुझे इसको भी बढ़ा। ये जब आप टारगेट रखकर चलते हैं तो ऑटोमेटिक आप में चेंजेस आते हैं। तो इन 5 रूल्स का जो मैंने आपको दिया है, इसको रेगुलर आपको आज से शुरू करना है, अभ्यास करना है। अपनी डायरी लीजिए, नोटबुक लीजिए, उन पर सबको लिख लीजिए और आज की डेट में परसेंटेज एक खुद का मूल्यांकन करते हुए ईमानदारी से कि मैं इतना ही फॉलो कर पाता हूँ वो लिखिए, और अपना रोज का टारगेट उसमें लिखिए, रोज का या हर 3 दिन का, कि आज मेरे में कितना इंप्रूवमेंट होता है ना। ये सेल्फ इंप्रूवमेंट टेक्निक हो गई एक तरह से। ये 4-5 क्वालिटीज़ को अगर आप इंप्रूव करते हैं तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट आपको बहुत आगे ले जा सकता है। इसका कोशिश करना, आप अभ्यास करके देखना। मैंने आपको एक तरह से छोटा सा काम दिया है, ये आपके लिए होमवर्क है। देखना कुछ टाइम बाद आप में बहुत कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया, अभी 70 दिन में पॉसिबल है, तो आप इस पर वर्क करते रहना, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें होती रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, अगले 70 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ बातें मैंने लिखी है, ठीक है, ये बातें बहुत काम आ सकती है आपके। देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, एक फिक्स टाइम टेबल बना लीजिए। अगर अभी तक आपने टाइम टेबल नहीं बनाया है कि रोज का मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए, किस टाइम पढ़ना है, बिल्कुल जैसे मैंने लिखा शेड्यूल्ड रूटीन होना चाहिए। आपका रूटीन, किस समय उठना है, किस समय सोना है, किस समय खाना है, ये अपना सारा काम का बिल्कुल शेड्यूल होना चाहिए। तो एक पढ़ाई का टाइम टेबल भी बना लीजिए, भी इतने घंटे मुझे पढ़ना है और इस टाइम मुझे पढ़ना है। एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए और रूटीन जो आपका डेली दिनचर्या जो है वो पूरी तरह से एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, शेड्यूल होना चाहिए। सोने का टाइम फिक्स, ऐसा नहीं कभी सो रहे हैं कभी कब उठ रहे हैं, तो उससे पूरा आपका बायोलॉजिकल क्लॉक अस्त व्यस्त रहता है और आप कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये जब शेड्यूल्ड में आ जाएंगे आप, तब सारी चीज़ें ऑटोमेटिक सही होने लग जाएगा, आपका कंसंट्रेशन लेवल भी यहाँ से बढ़ जाएगा। स्टॉप टाइम वेस्टिंग। अगले 70 दिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अगले 70 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन 70 दिनों में बाकी सारी चीज़ें छोड़ दीजिए। टाइम वेस्टिंग करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। अभी शादियों का सीजन है, अगर आप हर दूसरे दिन किसी की शादी में जा रहे हैं, आपको लगता है कि दोस्त की शादी यार बड़ा इंपॉर्टेंट है, छोड़नी पड़ेगी, है ना, क्योंकि वो एक दिन भी आपका गया, आपका सारी रेगुलरिटी वो सारी टूट जाएगी। तो ये जो टाइम वेस्टिंग है, चाहे शादी में जा रहे हैं, किसी फिल्म देखने जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कोई अलग अलग प्लान बन रहा है, ये सारा अगर आप अपनी तैयारी में अभी दे देंगे तो आगे बहुत टाइम इन सब चीज़ों के लिए, वो सारा आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन फिर अभी अगर आपने मौज कर लिए तो फिर अगले आने वाला टाइम पूरा सजा में कटने वाला है। तो आपको सोचना, आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, अभी आपको डिसिप्लिन में रहना है ना, तो सजा और मजा में से आपको चूज करना पड़ेगा। अगर अभी ये एक सजा की तरह लगेगा ये डिसिप्लिन, लेकिन आगे आने वाली लाइफ आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, तो ये आपको चूज करना है। दूसरा, यहाँ पर एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी। कई बार क्या करते हैं हम, जैसे ही दिन में शुरुआत में सुबह पढ़ने बैठते हैं, एक कठिन सा टॉपिक ले लेते हैं या ऐसा टॉपिक ले लेते हैं जो आपको बोरिंग लगता है और वहाँ से शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत से ही आपका रिदम बन ही नहीं पाता है। कोशिश करना है, कोशिश यही एक तरीका है, जब आप सुबह शुरुआत करें या
कोशिश जब भी आप शुरुआत करें तो कोशिश कीजिए कि आप एक इजी टॉपिक से शुरुआत करें, इजी टॉपिक या फिर इंटरेस्टिंग टॉपिक जिससे आप पढ़ना शुरू करें और आपका इंटरेस्ट बन जाए। जैसे ही आपका इंटरेस्ट बनता है, जैसे ही आप रिदम में आते हैं, उसके बाद से हार्ड टॉपिक भी आप पढ़ सकते हैं, जो आपको बोरिंग लगता है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ऐसा कभी नहीं करना है कि शुरुआत अभी बैठे पढ़ने और एक बहुत हार्ड टॉपिक आपने उठा लिया, बोरिंग टॉपिक जो आपको लगता है वो उठा लिया आपने, और पता चल रहा है कि आप बार बार किताब उठा रहे बंद कर रहे हैं, उठा रहे बंद कर रहे हैं। ये नहीं करना है, आपको इजी टॉपिक से शुरुआत करना है। वो एक सबसे बढ़िया तरीका है पढ़ाई को एक फ्लो में लाने का, रिदम में लाने का। हार्ड सब्जेक्ट कब पढ़ना है? हार्ड सब्जेक्ट तब पढ़ना है जब सबसे हाई एनर्जी लेवल रहता है आपका, तब आपको वो सब्जेक्ट उठाना है। आपका एनर्जी लेवल लो है और हार्ड सब्जेक्ट आपने उठाया, आप किताब को बंद करके रख देंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, अगर आप इनको पढ़ाई में फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। और दूसरा मैंने एक लिखा है, आपका एक अच्छे दोस्तों का एक ग्रुप भी होना चाहिए। अच्छे दोस्तों का ग्रुप इसलिए कि जब भी आप डीमोटिवेट होते हैं, वो अच्छे दोस्त आपको वापस मोटिवेट करते हैं। अच्छे दोस्तों के साथ जब आप रहते हैं, एक स्वस्थ कंपटीशन होता है, वो आपको आगे बढ़ने में मदद करता है ना। तो एक अच्छे दोस्तों का ग्रुप जरूर बना लीजिए। अकेले पढ़ाई करने में थोड़ी सी समस्या रहती है, अगर आप ग्रुप बनाकर चलते हैं, ग्रुप बनाकर पढ़ाई करते हैं, तो वो आपको सबको एक साथ आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो ये होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा रेगुलर रिवीजन, सिर्फ पढ़ रहे हैं लेकिन अगर रिवीजन नहीं हो रहा है तो आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे चीज़ें भूलते जाएंगे। इसलिए रेगुलर रिवीजन करते हैं, आप एक फिक्स टाइम बना लीजिए कि हफ्ते में एक बार रिवीजन करना है, या दिन भर का भी जो पढ़ा है वो शाम को 1 घंटे 1.5 घंटे में वापस रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरह से काम करता है, अगर हम रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तो भूल जाएंगे। इसके अलावा क्योंकि नोट्स बनाने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि टू द पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट वाइज, पूरी लंबी पूरी गाथा लिखने की जरूरत नहीं है। टू द पॉइंट शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, जो भी थोड़ा सा आपको हार्ड लगते हैं या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका बस बिंदुवार बना सकते हैं कि आप बिंदु को पढ़े और अब पूरा टॉपिक वापस याद आ जाए। उस तरह के शॉर्ट नोट्स भी बनाकर चलेंगे तो लास्ट टाइम पर बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, यूट्यूब, आप यूट्यूब भी देखते हैं, यूट्यूब पर कोशिश करना कि अपना टाइम, ज़्यादा टाइम वहाँ पर वेस्ट नहीं करना, केवल सेलेक्टिव मैटर्स आपको वहाँ पर, आपको लगता है कि 3-4 क्लासें मेरी इंपॉर्टेंट है, बस उन 3-4 क्लासों को देखिए। करंट अफेयर्स का कोई इंपॉर्टेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल यहाँ पर, इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आप 2-2 घंटे कभी किसी करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे, कभी किसी करंट अफेयर्स की क्लास देख रहे, कोई काम नहीं आने वाली है। तो सेलेक्टिव मैटर्स चूज करना है आपको, केवल उन्हीं को पढ़ना है। वीडियो कोर्स अगर आपने कहीं ले रखा है, नहीं ले रखा है, आपको अगर ज़रूरत है तो ही आपको लेना चाहिए, अगर ज़रूरत नहीं है आप बुक से पढ़ सकते हैं, तो बुक से अच्छे से पढ़िए, वो काफ़ी है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि हमें नीड है, कुछ टॉपिक हैं जो हमें बुक से समझ में नहीं आ रहे, वीडियो कोर्स से समझ में आएंगे, तो आप ले सकते हैं, बाकी अन्यथा इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज मस्ट है, टेस्ट सीरीज के बिना आप मान के चलो आपकी तैयारी अधूरी है। जहाँ से भी आप ले, चाहे बुक्स आप लेकर आए, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल, टेस्ट सीरीज की जो मार्केट में बुक्स अवेलेबल है, बुक्स आपको वही लेनी है जिसमें आंसर्स पीछे दिए हुए हैं। यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं और यही आंसर दिए हुए, वो बुक्स प्रैक्टिस के लिए कोई काम की नहीं है। जिसमें पीछे आंसर दिए हुए वही बुक्स आपके लिए काम की है। इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जहाँ से भी आपको अच्छी मिलती है, क्वालिटी एजुकेशन की हमने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, वो आपको देनी ही है। इसके अलावा भी क्योंकि वहाँ पर 15 टेस्ट है, आप इसे ज़्यादा देने के लिए अभी अगर आप तैयार हैं तो जितने भी जहाँ पर भी अच्छी टेस्ट सीरीज मिलती है, जितनी ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं, ये तो मस्ट है। आपकी जो तैयारी का लेवल बढ़ेगा वो इसी से बढ़ेगा। जब आप एक भी टेस्ट देते हैं तो आपको अपनी सारी कमजोरियों का पता चल जाता है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके कमजोर हैं, कितना पानी में है, किस पर मजबूत तैयारी आपको करने की जरूरत है, और आपको सही डायरेक्शन मिल जाता है। इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप टेस्ट दे सकते हैं आपकी तैयारी उतनी ही ज़्यादा मजबूत होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, किस सब्जेक्ट पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। मैंने बिल्कुल सीक्वेंस में सारे के सारे लिख दिए हैं, मार्क्स के आधार पर भी लिखे हैं, और कौन सा सब्जेक्ट किस तरह का है, किस तरह का वेटेज है, उसके आधार पर मैंने लिखा। देखो मैंने सबसे ऊपर लिखा है मैथ्स को। अब जो मैथ्स कैंडिडेट हैं जिनकी ऑलरेडी मैथ्स अच्छी है, ठीक है, मैं तो मानता हूं कि उनको यहाँ पर 40 में से 40 का टारगेट रखना चाहिए। 40 में से 40 अंक यहाँ पर आपको लेकर आने हैं। अगर आप यहाँ लेकर आते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। यहाँ पर जो मैथ्स में से 40 में से 40, क्योंकि मैथ्स में पॉसिबल भी है, जो 40 में से 40 ले आता मतलब वो सबसे ज़्यादा लीड यहीं से ले लेगा। तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो इस पर अच्छे से फोकस करें, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। तो मैथ्स पर तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना ही है। अब जिनकी मैथ्स कमज़ोर है उनको भी टारगेट रखकर चलना है कि आपको 25 से 30 मार्क्स तो यहाँ पर आपको लाने ही हैं। अगर आप इससे कम लाते हैं तो फिर आपके सिलेक्शन के चांस यहीं से कम हो जाते हैं। तो 25 से 30 मार्क्स आप ला सकें, इतनी तो आपको तैयारी करनी है। जो नंबर यहाँ पर आपके 10-15 नंबर कम पड़ रहे हैं वो यहाँ पर आपको एडजस्ट भी करना पड़ेगा दूसरों के बराबरी माने के लिए। इसके बाद आप सेकंड प्रायोरिटी हिंदी को दे सकते हैं। हिंदी में मानता हूँ एक बहुत आसान सा सब्जेक्ट है और थोड़ी सी तैयारी के साथ आप हिंदी को बहुत अच्छी कर सकते हैं। और हिंदी के 30 मार्क्स हैं यहाँ पर।
ठीक है, मैंने इंग्लिश को यहाँ पर दिया है, इंग्लिश लैंग्वेज दोनों मिला के 50 नंबर की है, पर इंग्लिश का वेटेज भी थोड़ा कम है और सबके लिए हार्ड भी लगती है, तो अभी शुरुआत में पूरा टाइम इंग्लिश को देने की जरूरत नहीं है। आप हिंदी पर अच्छे से फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा जो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का पार्ट है, 30-30 नंबर का पार्ट है, इसको आप अच्छे से पढ़े। ये ऐसा है जिसको अभी से अच्छे से करना पड़ेगा। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर मैं मानता हूँ कई लोगों की बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैंने प्रायोरिटी में इसको नीचे रखा। हालांकि ये भी 30 नंबर का है, लेकिन मैंने नीचे इसलिए रखा क्योंकि बहुत सारे लोगों की बहुत पहले से अच्छी होती है। मैं एक अज्यूम करके चल रहा हूँ, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ज़्यादा आसान है बजाय इकोनॉमिक्स के और ज्योग्राफी। हालांकि ये सब कुछ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन मैं ये एज्यूम करके मैंने इसको बाद में रखा है। आप पहले इन पर अच्छे से फोकस करें, इनको अच्छे से तैयार करके, क्योंकि दोनों मिलाकर 60 नंबर का है। उसके बाद हिस्ट्री, यानी कि लगभग बराबर आप इनको इस तरह से प्रायोरिटी दे सकते हैं। इंग्लिश को मैंने बाद में रखा है क्योंकि इंग्लिश कठिन भी है, सीखने में जितना टाइम लगेगा उतना में आप सारा कोर्स कवर कर लोगे। अगर किसी की इंग्लिश अच्छी है तो भी आपको इसको प्रायोरिटी में रखने की जरूरत नहीं, नहीं अच्छी है तो भी प्रायोरिटी में रखने की जरूरत नहीं है। 20 नंबर के लिए आपको इतने नंबर खराब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि 20 में से आप 10, 12, 13 नंबर आराम से ला सके, 14 नंबर आराम से ला सके, इतनी मेहनत तो जरूर करें। इसके बाद मैंने साइंस और करंट अफेयर्स को सबसे लास्ट में दिया है। साइंस नया टॉपिक जुड़ा है, लेकिन पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप साइंस जो आपके पहला पूर्व ज्ञान है उसके आधार पर भी जाते हैं तो मैं मान के चलता हूँ 5-6 नंबर वैसे ही ले आएंगे। तो इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि 10 नंबर के साइंस जुड़ गए है, कैसे क्या करें। 200 में से 10 नंबर कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। बहुत बेसिक सी साइंस आपको पढ़कर जानी है। करंट अफेयर्स में भी, क्योंकि करंट अफेयर्स तो एग्जाम में लास्ट टाइम पर पढ़ा जाता है, लास्ट के 15 दिन में कुछ करंट जो अर्धवार्षिकांक आता है या वार्षिकांक आता है उसको देख कर चले जाओ। 10 में से 5-7 नंबर, मतलब इसमें से हमें 100% का टारगेट रख कर नहीं चलना कि 20 में से 20 लाने हैं। यहाँ पर टारगेट रख के चलना कि 40 में से 40 यहाँ से लाना है, 30 में से 30 यहाँ से लाना है, जो यहाँ पर पॉसिबल है, और इसमें भी मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। यहाँ पर आपको आप छोड़ सकते हैं। लीस्ट प्रायोरिटी वाले सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से साइंस के और करंट पे। इस पे अगर आपने ये गलती कर दी कि बाकी सबको छोड़कर अभी से इन्हीं पर फोकस करने लगे, फिर आपके ये सारे सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो जो मैंने क्रम बताया है, कोशिश करनी है कि आपको इसी सीक्वेंस में आपको तैयारी करनी है, आपको यहाँ पर बेटर रिजल्ट मिलने वाला है। अब लास्ट में मैंने अपने तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपको लिखे हैं। ये लास्ट स्लाइड है, मैंने लिखा है यहाँ पर, बिलीव इन योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, 70 दिन अभी भी बाकी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे बड़ी बात, बहुत ज़रूरी है कि खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए। अगर आप डाउट में हैं अभी भी कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत कन्फ्यूजन में चल रहे हैं, तो मान के चल रहे हैं आप बहुत पिछड़ रहे हैं दूसरों से। खुद पर विश्वास आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस जिसको हम कहते हैं, वो बहुत मजबूत होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ इसको। अगर आप में ये विश्वास भी आ गया तो मान के चलिए आप दूसरों लोगों से बहुत आगे चले गए। विश्वास सबसे बड़ी बड़ी चीज़ें करने के लिए खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। तो डाउट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए अभी से। अगर आपकी तैयारी नहीं भी है लेकिन आपको ये विश्वास है कि मैं इसको कर सकता हूँ, इतनी योग्यता, इतनी क्षमता मेरे में है, तो मानकर चलिए कि आप इसको कर लेंगे। दूसरा, डेलीगेट ऑल अनइम्पोर्टेंट अननेसेसरी वर्क। डेलीगेट का मतलब है किसी काम को दूसरों को सौंपना। जो भी अनइम्पोर्टेंट काम है, ज़रूरी नहीं है, अननेसेसरी है, दूसरे लोग कर सकते हैं, तो काम आपका है लेकिन दूसरे लोग कर सकते हैं, वो सारे काम दूसरों को सौंप दीजिए। सारे काम आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप करेंगे तो सारा टाइम उसी में चले जाएगा। तो सिर्फ आपको इन 70 दिनों में केवल वो काम करने हैं जो आपके बिना नहीं हो सकता। अब खाना आपको खाना तो आपको ही खाना पड़ेगा, और भी ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं। बाकी सिर्फ पढ़ाई पर अपना ध्यान दीजिए, बाकी सारे काम, घर के बहुत सारे काम होते हैं। कोशिश कीजिए जहाँ तक भी पॉसिबल हो अपने सारे अनइम्पोर्टेंट काम डेलीगेट कर दीजिए, किसी और को सौंप दीजिए। 70 दिनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ जाता है ना। ऐसा नहीं कि दुनिया रुक जाएगी, दुनिया चलती रहेगी, उसके बाद भी आप दुनिया में हो चाहे नहीं हो, इस धरती को कुछ भी तनिक सा भी फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि सारे काम रुक जाएंगे, कुछ भी काम नहीं रुकता है। आप 70 दिनों के लिए छुट्टी ले सकते हैं बाकी सारे कामों से, और डेलीगेट कर दीजिए उसको। वैल्यू योर एवरी सिंगल मिनट। हर एक सिंगल मिनट को वैल्यू देनी। एक भी मिनट जा रहा है, हर एक मिनट को काउंट होना चाहिए। देखो, आपको ये नहीं काउंट करना है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप घंटों को भी मिनट में बांट दीजिए, है ना। 1440 मिनट होते हैं एक दिन में, 1440 मिनट होता है, और 1440 मिनट बहुत होता है अपने आप में। तो हर सिंगल मिनट, अगर आप कहीं पर दूसरों से, आपने यहाँ पर आप देखिए कि आपने कुछ और काम भी किया, तो वहाँ पर आपने मिनट को काउंट कीजिएगा, आपने कितने मिनट वेस्ट कर दिया। आपने पढ़ाई की है तो आपने ये काउंट कीजिएगा मैंने कितने मिनट से यहाँ पर पढ़ाई कर ली है। हर सिंगल मिनट की जब आप वैल्यू करने लगेंगे तो यही टाइम आपकी वैल्यू करने लगेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि अपने हर एक सिंगल मिनट को आप वैल्यू करें।
हर सिंगल मिनट को वैल्यू करें। जब आप पढ़ भी रहे हैं तो अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी ये भी काम आएगा कि आपने ये चैप्टर इतने मिनट में पढ़ा, जब दूसरी बार पढ़ा तो आपने इतने मिनट में पढ़ लिया। अपने टारगेट रखकर चलिए कि मुझे इस बार मैंने इतने मिनट में पढ़ा तो अगली बार मुझे इतने मिनट में पढ़ना है, ये आपकी स्पीड को भी बढ़ाएगा। तो हर सिंगल मिनट को आपको यहाँ पर वैल्यू करना है। नेक्स्ट मैंने लिखा मैनेज योर डेली रूटीन। आपका जो भी डेली रूटीन है उसको आपको मैनेज करना, अस्त व्यस्त नहीं रहना। अगर आप अभी भी अस्त व्यस्त चल रहे हैं पूरा, तो मान के चलिए आपका 70 दिन आगे ऐसे ही निकलने वाले हैं। पूरा आपका जो भी डेली रूटीन है वो पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, पूरी तरह से मैनेज होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट मैंने लिखा कीप अवे फ्रॉम एनी स्ट्रेस और टेंशन। जब आप तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन आपके दिमाग पे नहीं होना चाहिए। वो किसी भी तरह का हो सकता है। कई लोग तो एग्जाम को ही लाइफ बना लेते हैं कि अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, है ना। अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हैं, अपने घर वालों के सोच रहे हैं कि उनको कुछ इतनी टेंशन, इतना बर्डन लेकर अगर तैयारी करेंगे तो तैयारी कभी भी नहीं हो पाएगी। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और टेंशन फ्री, इस बात को मानकर चलिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, 1,75,000 में से 1,70,000 लोग बाहर होने वाले हैं। लेकिन ये सोच सोच करके कि मेरा होगा या नहीं होगा, इस बर्डन को लेकर आप चल रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होगा। बिल्कुल मुक्त होकर तैयारी करें। आप ये सोचकर तैयारी करेंगे मुझे अपना बेस्ट देना, जो होगा वो, है ना। कर्म करना अपने हाथ में, फल अपने हाथ में नहीं है। तो परिणाम ईश्वर पर छोड़ दीजिए, वो उसका काम है। अपना काम है कर्म करना। तो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री, और भी कोई टेंशन हो दिमाग में उनको फिलहाल के लिए साइड में कर लो, क्योंकि उसके साथ तैयारी नहीं हो सकती है। और लास्ट पॉइंट ये बहुत ज़रूरी है, कीप फिट योर माइंड और बॉडी। माइंड को भी फिट रखना है और बॉडी को भी, है ना। तो जो भी अपनी बॉडी अगर फिट नहीं होगी तो माइंड भी वैसा ही काम नहीं करेगा। तो बॉडी को भी आप फिट रखें, रोज़ाना कोशिश करें कि आप योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज जो भी हो उसको भी अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। वो रूटीन का हिस्सा होगा तो आपका माइंड भी उसी तरह से वर्क करेगा। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये मेरी तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे, आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। और भी कोई आपके डाउट हो, सवाल हो, आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि जल्द ही मैं आपको किसी और चैनल के माध्यम से जुड़ने वाला हूँ, वहाँ पर भी आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। रेगुलर हम जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।